हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 26 है और इस क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम को लेकर हमने क्लासेस आपकी चला रखी है ना। और ये क्लास नंबर आपकी कौन सी है, 26। ठीक, इससे पहले कि अगर आपने 25 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देखिए और आपको पता चलेगा कि आप कितने बेहतरीन कंटेंट के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। हमारा एक ही मोटो है कि सीधी बात करनी है, नो बकवास करनी है, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हम बातें करते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन को भी लेकर हम चल रहे हैं ना। सारी चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं और बहुत बढ़िया क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो ये क्लास नंबर आपकी 26 होगी जिसमें हम आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सीपीसी एकेडमी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अधिकतम लाभ उठा पाएँ। क्योंकि अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए जीएस में, क्योंकि इन वीडियो में आपको जीएस का जो होगा वो डर ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्या ख़त्म हो जाएगा? डर ख़त्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्लास नंबर 26 और इस 26 क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे जी आज हम? तो हमने जो है पिछली क्लास ख़त्म करी थी मौर्य वंश पर, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, कौन से वंश के बारे में? मौर्य वंश के बारे में पता करेंगे। तो वैसे तो हमने जान लिया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो भैया हमने देखा था कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या त्यागे थे? प्राण त्यागे थे। और घनानंद को मार के ही मौर्य वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। फिर हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने देखा था बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक के बारे में। तो आज का जो हमारी क्लासेस होगी वो अशोक के बारे में होगी कि अशोक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अशोक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यस, मैं पूरा टॉपिक ले लेता हूँ कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जी आपका अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में। और एक क्वेश्चन अशोक के से आपको मिलेगा ये किसी ना किसी आपके शिफ्ट में। ठीक, चलो भैया अशोक के बारे में जाने। अगर अशोक से आपसे कोई पूछे कि अशोक का जन्म कब हुआ था, तो भैया अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में। किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था, है ना। और जब इसका जन्म हुआ तो इसने अपना राज्याभिषेक कब करा या राजा कब बना? तो हम देखते हैं कि 269 बीसी में ये राजा बन जाता है। 269 बीसी में ये राजा बन जाता है और राजा बनने के ठीक 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद क्या करता है? ये कलिंग पर आक्रमण कर देता है। कब कर देता है? कलिंग पर आक्रमण कर देता है ठीक 8 साल बाद। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसने कलिंग आक्रमण कब किया, तो झट आंसर दोगे कि भैया इसने कलिंग आक्रमण किया है 260 बीसी में। अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? 261 बीसी में किया है कलिंग युद्ध। इज़ द मोस्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में हुआ। देखो कलिंग युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? तो एक अभिलेख है खारबेल अभिलेख। खारबेल, ऐसे मैं पूरा लिखूं इसे तो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। तो अशोक के इस कलिंग युद्ध की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में, क्योंकि जो कलिंग है उड़ीसा का प्राचीन नाम ही कलिंग था। तो देखो अशोक का जन्म हुआ 304 बीसी में, राजा बना 269 बीसी में। ठीक 8 साल बाद इसने कहाँ आक्रमण कर दिया? कलिंग पर। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में हुआ। और इस युद्ध की जानकारी जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है जो उड़ीसा में है। ठीक, अब देखो ये युद्ध जो था कलिंग का इतना खतरनाक युद्ध था कि अशोक ने भैया तब से हथियार डाल दिए और फिर कभी भी हथियार नहीं उठाए। और इसने कौन सा धर्म अपना लिया? तो इसने जो है कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का
बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा किसने किया? तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भैया इसने किया था अशोक ने। अब देखो अशोक ने किया था और प्रचार करने के लिए इसने श्रीलंका में, कहाँ पर? श्रीलंका में। श्रीलंका में इसने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा कि भाई जा बौद्ध धर्म का प्रचार कर, और अपनी पुत्री को भी भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, जिसका नाम था संघमित्रा। मतलब इस सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की किसने किया? तो भैया अशोक ने किया है। अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ भेजा? तो भैया इसने भेजा श्रीलंका। क्यों? क्योंकि इसने भेजा था आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो महेंद्र और संघमित्रा गए थे श्रीलंका। अब देखो अशोक जो है अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता था, तो इसे ईरान के राजा डेरियस से प्रेरणा मिली। ईरान का राजा डेरियस क्या था? वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लेता था। किसका सहारा लेता था? एपिग्राफ का, पत्थरों पे लिख के गड़वा देता था। तो उन चीज़ों का सहारा लेता था आपका कौन? ईरान का राजा डेरियस। और अशोक को ये इस चीज़ की प्रेरणा ली, तो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए जैसे भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख हैं वो आपके किस भाषा में मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे ब्राह्मणी भाषा में। किस भाषा में मिलेंगे? ब्राह्मणी भाषा में। अगर आप पाकिस्तान जाते हो तो पाकिस्तान में अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए हैं वो खरोष्टी भाषा में लिखवाए हैं। किस भाषा में? खरोष्टी। अगर आप जाते हो अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान में जो भाषा अशोक ने इस्तेमाल किया पत्थरों पर लिखवाने की, वो अरमाइक व ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया है। अरमाइक और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल आपका अशोक ने किया है। जैसे यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक ने जो आपके पत्थर लिखवाए हैं, पत्थरों पर लिखवाया है, ये बात जो है ये पत्थर कहाँ से मंगाए थे? तो ये पत्थर अशोक ने मंगाए थे यूपी के चुनार से। मतलब यूपी के चुनार से आपके पत्थर मंगाए गए। कहाँ से? यूपी के चुनार से। इतनी बातें हमने जानी। क्या जानी? कि भैया अशोक का जन्म 304 बीसी में, राजा 269 बीसी में, ठीक है। 8 साल बाद इसने कलिंग युद्ध किया 261 बीसी में। कलिंग युद्ध की जानकारी खारवेल के अभिलेख से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से, जो उड़ीसा में है। और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो भैया उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया अशोक ने। इवन अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता था, तो इसने अभिलेख लिखने के लिए किसकी सहायता ली? डेरियस की, ठीक है। और भारत में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में हैं? ब्राह्मणी भाषा में। अफगानिस्तान में खरोष्टी भाषा में, अफगानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक भाषा में। और इन पत्थरों पर किस चीज़ का इस्तेमाल करता था? चुनार का। अब देखो अशोक के अभिलेखों को किसने नहीं पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था 1837 में एक अंग्रेज आया था, जेम्स प्रिंसप। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसप, जिसने 1837 में अशोक का पहला अभिलेख आपका पढ़ा था, ठीक है। अशोक का पहला अभिलेख पढ़ा था जिसका नाम था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसप, जिसने कब पढ़ा? 1837 में आपका पढ़ा, ठीक। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो अशोक के कुछ अभिलेखों की बात करेंगे। सबसे पहला आता है आपका कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। अब देखो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख की अगर हम बात करें तो अशोक के 5 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी अशोक के? 5। और सबसे महत्वपूर्ण जो थी उसका नाम था कारूबाकी। तो कौशाम्बी अभिलेख में जो अशोक की पत्नी कारूबाकी थी उसके दान की चर्चा है। तो किस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारूबाकी के दान की चर्चा है? तो वो याद रखना है आपका कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख, ठीक। उसके बाद
दो अभिलेख याद रखने हैं, टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख, और एक अभिलेख याद रखना है मेरठ अभिलेख, मेरठ अभिलेख। अब देखो ये दो अभिलेख थे, एक टोपरा अभिलेख था, एक मेरठ अभिलेख था। टोपरा अभिलेख जो था वो हरियाणा में था, ठीक, और मेरठ अभिलेख आपका यूपी में था। अशोक के इन दोनों अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली मंगा लेता है। मतलब अशोक के किन अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगाया, तो भैया आपको याद रखना है टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, है ना। इन्हें कहाँ लिया आया था, तुगलकाबाद लिया आया था आपका, ठीक। उसके बाद अशोक की अगर हम बात करें तो अगला आपको याद रखना है अशोक का सातवां शिलालेख, सातवां शिलालेख। अब देखो अशोक के अगर सातवें शिलालेख की बात करें तो जो सातवां शिलालेख है इसमें अशोक के दान की चर्चा है, ठीक। या मैं कहूँ सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो भैया आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा शिलालेख है आपका कौन सा है, सातवां शिलालेख, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है 13वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, तो भैया अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा जो है वो 13वें शिलालेख में है, ठीक। अशोक के किस अभिलेख में आपकी किसकी, अशोक के किस अभिलेख में आपकी जो है आपकी दान की उसकी कलिंग युद्ध की चर्चा है वो 13वां शिलालेख है, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो भैया सबसे पहले मुझे याद रखनी पड़ेगी कि जो अशोक की सेना थी, है ना, अशोक की जो अधिकारी थे, अशोक के जो अधिकारी थे, है ना, उसमें जो उच्च अधिकारी होते थे कि जो भैया सबसे बड़े बड़े पद पर बैठते थे, ठीक है, और इनकी संख्या कितनी थी, तो अशोक के समय जो बड़े अधिकारी होते थे उनकी संख्या थी 18। जो हायर सीटों पर बैठे होते थे वो कितने थे, 18। और इन बड़े अधिकारी को बोला जाता था महामात्रा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार मिला है कि अशोक के समय जो उच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था महामात्रा। और इन महामात्रा की संख्या क्या होती थी, तो भैया आपकी होती थी 18। अब देखो होता ये है कि 232 बीसी में 232 बीसी में अशोक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अशोक की डेथ हो जाती है। और अशोक के बाद जितने भी राजा बने हैं वो कोई भी योग्य नहीं था। अशोक के बाद जितने भी राजा बने तो वो कोई भी आपका योग्य नहीं था। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो याद रखना है मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। कौन सा था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन सा था, बृहद्रथ। इतनी बातें बस आपको याद रखनी है, किससे, मौर्य वंश से। चलो अब देखो मौर्य वंश के बाद जब बृहद्रथ आया तो बृहद्रथ की हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके एक वंश स्टार्ट कर दिया, शुंग वंश। कौन सा वंश स्टार्ट किया, शुंग वंश। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे शुंग वंश के बारे में, तो देखो शुंग वंश से सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, शुंग डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, तो बस इतना याद रखोगे, पुष्यमित्र शुंग। कौन था जी, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का प्रथम राजा या संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। और इसके समय 2 यमन आक्रमण हुए हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसके समय यमन आक्रमण हुए हैं, तो आप आंसर याद रखोगे पुष्यमित्र शुंग के समय। और भाई अंतिम राजा कौन था इसका, तो अंतिम राजा जो था वो आपको याद रखना है देवभूति। अंतिम राजा कौन था, देवभूति। तो शुंग वंश से सिर्फ इतना ही एग्जाम आपको याद रखना है
कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। ठीक। और इस देवभूति की हत्या कर देता है इसका सेनापति, जिसका नाम होता है वासुदेव। क्या नाम होता है? वासुदेव। और वासुदेव इसकी हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है, जिसका नाम होगा कर्णव वंश। अब देखो, कर्णव वंश में तुम्हें इतना ही याद रखना है जितना मैंने शुंग वंश में बताया, कि जो कर्णव वंश था, ठीक है, इसको नया पेज ले लेते हैं। कर्णव वंश में क्या याद रखना है? तो भाई कर्णव वंश में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई कर्णव वंश का संस्थापक था आपका कौन था? तो कर्णव वंश का संस्थापक है वासुदेव। ठीक। कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्णव वंश का संस्थापक था वासुदेव। और कर्णव वंश की इसने राजधानी क्या बनाई? तो कर्णव वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। कौन सी थी? विदिशा। और इस वंश का लास्ट राजा था सुशर्मा। क्या नाम था जी? सुशर्मा। कर्णव वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। मतलब कर्णव वंश का संस्थापक था वासुदेव, जिसने देवभूति की हत्या की और भैया आपका चला दिया कर्णव वंश। कर्णव वंश की राजधानी विदिशा और कर्णव वंश का अंतिम राजा क्या था? आपका सुशर्मा था। बस इतनी चीज़ें आपको कर्णव वंश से याद रखनी है। उसके बाद सुशर्मा की हत्या करता है सिमुक और इस वंश अगला वंश चालू हो जाता है, जिसका नाम है सातवाहन वंश। कौन सा वंश याद रखना है? सातवाहन वंश। कौन सा वंश याद रखना है? सातवाहन वंश। ठीक। कौन सा वंश है? सातवाहन वंश। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि सातवाहन वंश का संस्थापक, तो याद रखना है सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। अब देखो, सातवाहन वंश जो था बेसिकली आपका ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। लेकिन शकों ने भैया इन्हें इतना दुखी किया कि इन्हें भागना पड़ा आपका कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो पहले कहाँ थे? ये महाराष्ट्र में थे, लेकिन शकों के डर से कहाँ शिफ्ट हो गए? महाराष्ट्र छोड़ के आंध्र प्रदेश आपका शिफ्ट हो गए। लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी राजधानी चेंज नहीं की। उन्होंने अपनी राजधानी हमेशा महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान को ही माना है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि शकों सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान आपकी थी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश जो था पहले महाराष्ट्र में था। शकों ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया और ये कहाँ चले गए आपका? तो ये चले गए प्रतिष्ठान में। ठीक है। इनकी आंध्र प्रदेश और इनकी राजधानी क्या थी आपकी? तो भैया आपकी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले शीशे का सिक्का चलाया। अगर कोई आपसे पूछे कि शीशे का सिक्का किसने चलाया, तो भैया सातवाहन वंश ने ही चलाया। उसके बाद इन्होंने पैसे की जगह इन्होंने भैया भूमि देने की प्रथा चलाई। क्या चलाई? भूमि देने की प्रथा चलाई। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पैसे की जगह भूमि देने की प्रथा किसने चलाई? सातवाहन वंश ने। ठीक। और सातवाहन वंश का जो समाज था वो मात्र सतात्मक था। मतलब सिंधु सभ्यता के बाद ये दूसरा ऐसा समाज है जो कैसा था? मात्र सतात्मक। यहाँ सबसे पहले किसको लिखा जाता था? माता का नाम लिखा जाता था। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखी हैं सातवाहन वंश से। ठीक। किसे? सातवाहन वंश से आपको याद रखनी है। ठीक। उसके बाद देखो, अब सातवाहन वंश के बाद हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे आपका शकों के बारे में जानेंगे। किस वंश के बारे में? शकों के बारे में। देखो, शकों में जानेंगे। शक वंश को बोलते हैं पहले कुषाण वंश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कुषाण वंश।
इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कुषाण वंश, अगर कोई आपसे पूछे कुषाण वंश का संस्थापक, कि भाई कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो भैया कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसस। कुजुल कटफिसस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसस था। ठीक, कौन था? कुजुल कटफिसस। लेकिन सबसे जो शक्तिशाली राजा था, सबसे प्रतापी राजा जो था, सबसे शक्तिशाली प्रतापी, वो था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने क्या करा भाई? कनिष्क ने 78 AD में इसने चलाया शक संवत। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया शक संवत किसने प्रारंभ किया, तो भैया आप आंसर दोगे कि शक संवत जो था वो प्रारंभ किया था 78 AD में कनिष्क ने। कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो झट आंसर दोगे कनिष्क ने। कनिष्क ने क्या चलाया? शुद्ध सोने के सिक्के आपके चलाए। ठीक, उसके बाद कनिष्क का सबसे बड़ा जो व्यापार होता था, कनिष्क के समय जो सबसे बड़ा व्यापार होता था, वो व्यापार होता था रेशम का। कनिष्क के समय सबसे बड़ा व्यापार किस चीज़ का होता था? रेशम का होता था। ठीक, नंबर 4 आपको याद रखना है कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी बैठक होती है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति हुई है? तो झट याद रखोगे, चौथी संगीति हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में, है ना। ठीक, उसके बाद 5वीं चीज़ आपको याद रखनी है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीय अशोक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वो आपको याद रखना है। तो भैया वो जाना जाता है कनिष्क को। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से। कनिष्क जो है, इसने बौद्ध धर्म की चौथी बैठक कराई। कनिष्क के समय रेशम सबसे बड़ा उसका व्यापार क्षेत्र था। कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और कनिष्क ने आपका शक संवत आपका चलाया था। देखो, अगर शक संवत कनिष्क ने चलाया तो विक्रम संवत कब चला? तो देखो, विक्रम संवत चला था आपका 57 BC में। किस कब चला जी? विक्रम संवत 57 BC में आपका चला था। ठीक, बस इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है कुषाण वंश से, कनिष्क से। ठीक, चलो भैया, अब कुषाण वंश के बाद आपको याद रखना है अगला वंश गुप्त वंश। ठीक, कौन सा याद रखोगे? गुप्त वंश। देखो भैया, गुप्त वंश के से बहुत सारी चीज़ें आपको पेपर में आती हैं। जैसे अभी अगर मैं पूछूं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आप झट आंसर दोगे कि गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? किसने स्टैब्लिश किया गुप्त डायनेस्टी को? तो झट आंसर दोगे श्रीगुप्त। किसने किया? श्रीगुप्त ने। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो गुप्त वंश ने अपनी राजधानी यूपी के कौशाम्बी को बनाया। कौशाम्बी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो भैया कौशाम्बी थी, है ना। उसके बाद अगर कोई पूछे आपसे कि गुप्त वंश का संस्थापक, तो आपने देखा श्रीगुप्त को बोलते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखना है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने क्या था, इसका जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, वो हुआ था कुमार देवी से, और विवाह की खुशी में इसने जो है आपका राजा रानी का सिक्का चला दिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गुप्त वंश का भैया वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी नरेश की राजकुमारी से हुआ था, जिसकी खुशी में इसने राजा रानी का सिक्का आपका चला दिया। ठीक, उसके बाद
अब देखो, अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला राजा बनता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, और इससे एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, समुद्रगुप्त ऐसा व्यक्ति था जिसने उत्तर भारत भी जीता, ठीक, और दक्षिणी भारत भी जीता। इसने उत्तर भारत भी जीता और दक्षिणी भारत जीता। दक्षिणी भारत में इसने 12 राज्य जीते और उन 12 राज्यों से आपका टैक्स वसूलता था। मतलब पूरे भारत में समुद्रगुप्त का आपका क्या था, समुद्रगुप्त का राज था, ठीक। और इसीलिए अगर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, मतलब तीनों तरफ से उसका अधिकार था, तो आंसर आएगा समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने जो भी विजय अभियान करे हैं, जितने भी युद्ध लड़े हैं, विजय अभियान अशोक की तरह जो है इसने भी भैया लिखवाए हैं पत्थरों पर। तो अशोक की जगह इसने विजय अभियान इसने भी लिखाए, और समुद्रगुप्त के विजय अभियान मिलते हैं आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है कि इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी मिलती है आपकी किसके बारे में, तो ये मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक। उसके बाद श्रीलंका के राजा ने समुद्रगुप्त से भैया एक बौद्ध मंदिर बनवाने की बात कही थी, तो इसने बौद्ध मंदिर भी आपका बनवाया था, ठीक है। मतलब श्रीलंका के राजा ने इससे क्या कहा कि भैया आपका जो है एक मंदिर बनवा दो, बौद्ध मंदिर, तो भैया इसने बौद्ध मंदिर भी बनवाया। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था जी, हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, आपका नाम था हरिसेन। कौन सा नाम था जी, हरिसेन था। और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, ठीक। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है, क्या नाम बताया मैंने अभी उसका, हरिसेन है। कौन सा है, हरिसेन, ठीक। बस इतनी चीज़ें। अब समुद्रगुप्त के बाद राजा बनता है, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, राजा बना अगला चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन बना, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन राजा बना, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय जब राजा बना, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, इसने शकों का अंत किया। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया शकों का अंत किसने किया, तो आप झट आंसर दोगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपका शकों का अंत किया। दूसरा, किसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न मतलब 9 विद्वान रहते थे, जैसे कालिदास था, वाहर मिहिर था, मतलब नाम लिख देता हूँ, कालिदास था, है ना, वाहर मिहिर था। पूछा जाता है वाहर मिहिर किसके दरबार में रहता था, वाहर मिहिर था। मतलब इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे। और अगर आपसे पूछे कि फायान जो है, फायान, फहायान किससे मिलने आया था, तो आप झट आंसर दोगे फायान जो था वो आया चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलने, ठीक। बस इतना याद रखना कि शकों का अंत किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। और फायान किससे मिलने आया था, तो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगर हम देखें तो भैया अगला राजा बनता है आपका कौन, तो भैया अगला राजा बना था आपका, कौन बना था, तो भैया राजा बना था कुमारगुप्त। कौन राजा बना, कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने एक विद्यालय बना दिया जिसका नाम है नालंदा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो झट आंसर दोगे कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है आपके, किसने की है, तो भैया कुमारगुप्त ने की है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की को मिटाया किसने था, बख्तियार खिलजी ने मिटाया था। बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था।
इतनी बातें आपको गुप्त वंश से याद रखनी है। और गुप्त वंश का अंतिम या लास्ट राजा था विष्णुगुप्त। कौन था जी? विष्णुगुप्त। गुप्त डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन था? तो भैया विष्णुगुप्त था। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया कमेंट कर देना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बस इतना रखेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।